Hello, students. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. Good evening. सर हमने पेयर टेबल को लर्न कर लिया सर और आज हाँ, हमें यही पूछने वाला था मैं। यही अभी Yes, पूछने sir. वाला था। किसने याद कर लिया? सर मैंने अच्छा, चलो ये बताओ किसने याद नहीं किया? ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अभी तक याद किसने नहीं किया है? सर पूरी नहीं करी। सर मैं कर नहीं पाया था। नहीं कर पाए थे, पूरी नहीं हो पाई अभी। कोई बात नहीं बेटा, उसको करना है। इनर ट्रांजिशन मेटल अच्छा, ट्रांजिशन मेटल वाले अभी याद नहीं किए। टुकड़ों टुकड़ों में सर कर लो बेटा। एप्लॉग में सर इनर ट्रांजिशन लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स। वो रह गया अभी। कोई बात नहीं बेटा, टुकड़ों टुकड़ों में कर लो। एस ब्लॉक, पहले पी ब्लॉक, फिर बीच में मतलब साइडों वाले दोनों, फिर मिडिल वाला, फिर जो अलग से हमने ट्रांजिशनल एलिमेंट इंटर ट्रांजिशनल किए हैं, फिर सर करते हैं। हाँ बेटा। सर वैसे याद करते करते सर एक चीज पूछनी थी कि सर ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं सर, हमने इन्हें पीरियोडिक टेबल में क्यों नहीं रखा, इन्हें हमने बाहर से क्यों पढ़ते हैं हम? नहीं नहीं, ये अंदर ही है बेटा। उसको अंदर तो इसलिए नहीं रखते ना, अंदर रखेंगे तो मतलब अटपटी सी बन जाएगी पीरियोडिक टेबल, सर पूरा स्ट्रक्चर फिर खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। इसलिए एक्चुअली आपसे कोई पूछेगा ना कि भाई इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट का पोजीशन क्या है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आउट ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बाहर तो कुछ भी नहीं है ना, सारे Yes. पीरियोडिक टेबल के अंदर ही है। वो तो हमने उसको प्लेस नीचे करके दिखा दिया कि भाई ये ऐसे करके अलग रख लेते हैं, अदरवाइज उन 14 से वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब अजीब सा लगेगा ना दिखने में पीरियोडिक टेबल, लेकिन उनका पोजीशन अंदर ही है। क्लियर? यस सर। सर इन्हें ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? अभी बताऊंगा बेटा, अब चलेंगे ना आगे, अब आ जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर आती है। इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन किसको बोलते हैं ये भी बात करेंगे अभी हम। ठीक है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने भाई। अब वन बाय वन इसकी हिस्ट्री से लेकर के रिसेंटली ये पीरियोडिक टेबल जो है, अब सारी बातें आएंगी। तो करें स्टार्ट? यस सर, स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो आपका जो चैप्टर था, कौन से वाला? फिफ्थ वाला चैप्टर है ना ये आपका? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये बेटा हमारा चैप्टर है। परहैप्स ये फिफ्थ चैप्टर है आपका, है ना? यस सर। चैप्टर है पीरियोडिक। तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा है कि एलिमेंट को एक पीरियोडिक टेबल में आपने ऑलरेडी सारा याद कर लिया, लेकिन इसमें डिफरेंट एफर्ट्स किए गए थे साइंटिस्ट के थ्रू। पहले जो वर्क है हमारे पास वो हिस्ट्री वर्क है। वही हिस्ट्री है कि कैसे कैसे स्टार्ट किया। जो वेरी बिगनिंग था तो सिर्फ हम मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड से काम चला लेते थे, लेकिन जहां से एफर्ट स्टार्ट हुए कि हम एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक स्टडी की फॉर्म में स्टडी करें, कि एक एलिमेंट को स्टडी करें तो डिफरेंट एलिमेंट का भी हमें प्रॉपर्टी पता लग जाए, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है डोबे रीनर्स का। क्या नाम है साइंटिस्ट का? डोबे डोबेरिनियर ट्राइड। डोबे रीनियर साइंटिस्ट का नाम था। उसने जिस तरह से इनको अरेंज करना बताया उसको बोलेंगे डोबे रीनर ट्रायड। डोबे रीनर्स ट्रायड्स। देखो मैं सबसे पहले डिफाइन करूंगा कि उसने किसको ट्रायड बोला। तो एक्चुअली में एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स होता है। ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, a group of 3 elements of similar property obtained 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 on placing, बना दो, obtained on placing these elements in increasing order of मास नंबर्स। increasing order of their atomic masses, atomic masses। एक ग्रुप, देखो पहले सबसे पहले डिफाइन करोगे, एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, एक ग्रुप ऑफ
three elements of similar properties obtained on placing these elements in increasing order of their atomic masses. Such groups were introduced by Dauvergne and called Dauvergniers, तीन है ना इसलिए ट्रायड्स, Dauvergniers ट्रायड्स। तो क्या किया उस जमाने में, कुछ एलिमेंट्स थे जब थे तो कुछ एलिमेंट अवेलेबल थे, अप्रोक्सीमेट 56 एलिमेंट अवेलेबल था उस टाइम पे। 56 एलिमेंट्स में जो 56 उसके टाइम था, क्या नाम है जो इसके बाद वाला, लेकिन इस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स थे, तो उस एलिमेंट्स को स्टडी करके एक साइंटिस्ट था डोबेर्नियर, उसने क्या 3 के ग्रुप बनाए, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और उस ग्रुप में भी उनको जो अरेंज किया उसने, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की फॉर्म में अरेंज करके ये ग्रुप बनाए। जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, 3 एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ग्रुप बनाते हैं अपने, तो उसको देखो 2 का ग्रुप होता है तो उसको कपल बोलते हैं, एक सिंगल होता है, 2 का कपल, तो 3 को क्या बोला उसने, ट्रायड। 3 एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी, और उनको अरेंज कैसे किया उसने, 3 चीजें याद करनी है। अरेंज कैसे किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और इसी को बोलते हैं डोबेर्नियर ट्रायड्स। तो व्हाट इज द डोबेर्नियर ट्रायड? आई एम अगेन रिपीटिंग, ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ए ग्रुप ऑफ, साथ के साथ याद हो जाना चाहिए बेटा, ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ऑफ सिमिलर properties, a group of 3 element of similar properties obtained on placing these element in increasing order of their atomic masses, obtained on placing these element in increasing order of their atomic masses। इस टाइप के ग्रुप किसने इंट्रोड्यूस किए थे? Such groups were introduced by डोबेर्नियर ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। दैट्स वाई इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हम ट्रायड है, इसका ग्रुप है डोबेर्नियर ट्रायड्स। लिखते जाओ बेटा, नोट करते जाओ और मुझे बताते जाओ। यस सर, नोटेड। यस सर, लिख लिया और अभी है डन बेटा, सर अभी लिख रहे हैं। हाँ लिखते जाओ बेटा, कोई बात नहीं। एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, कैसे एलिमेंट हो गए थे डिस्कवर। वो अभी दूसरे में बताऊंगा बेटा। इस टाइम पे ज्यादा एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो बहुत कम थे, अभी मैं बताऊंगा। 3 इसने जो है किए थे, 3 ग्रुप बताए थे, अभी बताऊंगा नीचे। अभी पहले ये कर लो। देखो ये हमने डिफाइन कर लिया, पहले ए पार्ट डिफाइन कर लिया। बी पार्ट है, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल थे बी? भाई डोबेर्नियर, हम बोल तो रहे हैं डोबेर्नियर, जो आपके रीनियर थे, डोबेर्नियर ट्रायड। अब देखते हैं थे कौन कौन से। देखो इसने डोबेर्नियर में 3 के ग्रुप थे और 3 इंट्रोड्यूस किए थे। ये 3 कौन से इंट्रोड्यूस किए थे? जैसे उसने किया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनको देखो अरेंज करोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को अगर अरेंज करोगे तो लिथियम का एटॉमिक मास जैसे 6.9 होता है, तो अप्रोक्सीमेट 6.9 होता है, तो अप्रोक्सीमेट में 7 लिख रहा हूँ। सोडियम का 23 होता है, यहाँ जो ऊपर लिख रहा हूँ ये एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, लास्ट टाइम बताया था ना मैंने, ऊपर लिखते हैं इसको। और ये जो पोटेशियम है इसका 39। ये भी याद करने बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ट्रायड ये दिया उसने। इन तीनों की प्रॉपर्टी जो है मैच करती है, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है इनकी, और इनको अरेंज कर रहे हैं हम, ऊपर से नीचे जाने पर अरेंज जो कर रहे हैं हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में कर रहे हैं, और एक ये ट्रायड
एक उसने दिया था लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। सोडियम सोडियम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका लेटिन नेम लास्ट क्लास में बताया था बेटा, नेट्रियम। नेट्रियम। और पोटेशियम को क्यों बोलते हैं बेटा? कैलियम। इसी टाइप से जो दूसरा इन्होंने दिया था वो दिया था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक मासेज होता है वो एवरेज आता है 35.5 और ब्रोमीन का 80 ले सकते हो आप, 79.9 होता है अप्रोक्सीमेट 80, और आयोडीन का 126.9 हाँ 127 ले सकते हैं बेटा, 127। तो एक ट्रायड ये दिया है, इसकी यूनिट यू होती है ना? हाँ यूनिफाइड यूनिट यू भी बोल देते हैं, एएमयू भी बोल देते हैं, एटॉमिक मास सर अब एएमयू बंद हो गया सर, अब यू चलता है। ये सर अब यू चलता है। यू एएमयू यू यूनिफाइड एयू एटॉमिक मास यूनिट एक ही बात है दोनों। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80, आयोडीन का 127। दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेकंड डोबेरिनियर ट्रायड। थर्ड जो उसने दिया था वो दिया था कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम। कैल्शियम का अप्रोक्सीमेट 40, स्ट्रांशियम का अप्रोक्सीमेट 88 के आसपास, 87 पॉइंट कुछ होता है, 88 लिख रहा हूं, और बेरियम जो होता है 137। तो उसने अपने टाइम पे ये कुछ एलिमेंट्स को ऐसे जो है ग्रुप में 3 के ग्रुप में रखा था, कुछ ही ग्रुप बनाए थे उसने, और डाउनवर्ड उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में इनको अरेंज किया था। इनको हम बोलते हैं डोबेरिनियर ट्रायड। हाँ बेटा बोलो सर, इनकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिमिलर है तीनों में? तीनों में सर सिमिलर प्रॉपर्टी कौन सी है इनमें? बहुत सारी है, जैसे मान लो लिथियम सोडियम पोटेशियम है तो ये सॉफ्ट मेटल होती है, केमिकल रिएक्शन एक जैसी कर, केमिकल रिएक्शन से एक जैसी देती हैं ये। लिथियम सोडियम पोटेशियम सारी एल्कली मेटल है, जैसे कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम, जैसे इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी देखो क्या हो सकती है, करते हैं अभी बात उस पर भी। कैसा नोट कर लिया? देखो बेटा सिमिलर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपने, जैसे ये है आपकी, ये सारे क्या है, ये इनको हम एल्कली मेटल बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? एल्कली मेटल बोलते हैं। तो ये एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? कि इनका बेसिस डिसॉल्व इन वाटर। हाँ होते हैं वाटर सोल्यूबल जो होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस, सॉल्युबल बेसिस हैं, सारे ही वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, क्या नाम बोलते हैं इनको? अल्कलीन मेटल। एल्कली मेटल। एक प्रॉपर्टी तो सबकी ये है कि ये जो है वाटर सोल्यूबल बेसिस है। अर्थ क्रस्ट में सॉरी अर्थ क्रस्ट में उतने अबंडेंट नहीं होते लिथियम सोडियम पोटेशियम, अर्थ क्रस्ट के अंदर तो ये आएंगे ना, कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम ये आएंगे, मैं बताऊंगा अभी। ये वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं इनको, एल्कली। अर्थ में ज्यादा क्या होता है, जैसे ये कैल्शियम स्ट्रेशियम बेरियम इनके ऑक्साइड्स होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं ये। तो वाटर सोल्यूबल सारे वाटर सोल्यूबल बेसिस का काम करते हैं। देखो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है, क्लोरीन ब्रोमीन और हैलोजन है ये। तो ये क्या होते हैं? ये शाइनी होते हैं, साल्ट फॉर्मिंग है बेटा, साल्ट फॉर्मिंग एजेंट है, सॉल्ट बनाते हैं, जैसे NaCl एल्कली मेटल के साथ सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग एजेंट है ये सारे, लिथियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन ऐसे करके बनाते हैं।
और कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, ये जो है इनके ऑक्साइड्स जो है अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। Their oxide, their oxide are present in earth crust and form, ये भी क्या बनाएंगे, सेम यही वाले, form water soluble base and form water soluble base। यही रीजन होता है, इनको क्या बोलते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं। तो वो एल्कली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है आगे चल के केमिकल रिएक्शन भी काफी सेम होती हैं, वो बड़ी हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाटर सोल्यूबल बेसिस है, एल्कली मेटल, इसीलिए इसको बोलते हैं हम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये साल्ट फॉर्मिंग एजेंट हैं। हैलोजेंस बोलते हैं इनको, साल्ट फॉर्मिंग एजेंट को हम हैलोजन बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट के बाद क्या लिखा है इसके बाद बेटा सर? अर्थ क्रस्ट के बाद, अर्थ क्रस्ट के बाद में लिखा है देयर ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड फॉर्म वाटर सोल्यूबल बेस, फॉर्म वाटर सोल्यूबल बेस। दैट्स व्हाई इनको क्या नाम देंगे हम, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो डोबेर्नियर ट्रायड क्या होते हैं, उनके हमने एग्जांपल भी कर लिया ये, और उनकी प्रॉपर्टी में कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं। तो अब हमारे पास इसके अंदर सी पॉइंट आता है, डोबेर्नियर ट्रायड के सी पॉइंट फिर हम लेते हैं। इसमें सी पॉइंट कहते हैं कि भाई इसमें इसका मतलब, इसका जो आप ये कह सकते हो कि अचीवमेंट क्या है, इसका अचीवमेंट्स क्या है। भाई इसके अचीवमेंट्स जैसे पढ़ते हैं ना, भाई इसका अचीवमेंट क्या होगा, क्या फायदा क्या हुआ इसका, इस थ्योरी का। अचीवमेंट्स, तो अचीवमेंट्स क्या कर सकते हैं कि इसके अचीवमेंट्स में क्या है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में लिखते हो बेटा एलिमेंट्स को ट्रायड में। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अचीवमेंट से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी, दो की पता हो तो तीसरे की प्रॉपर्टी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, टू प्रिडिक्ट property of middle element from that of other two elements of triad। कैसे कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हो, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, अगर हम इसको एज जो आपका इफ वी अरेंज थ्री एलिमेंट्स in increasing order of their atomic masses, then atomic mass of, कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नॉट ओनली एटॉमिक मास, अदर प्रॉपर्टी भी ले सकते हो। सी अचीवमेंट कर रहे हैं इस थ्योरी का, टू प्रिडिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिडिल एलिमेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर टू एलिमेंट ऑफ ट्रायड। कैसे? इफ वी अरेंज थ्री एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन atomic mass of
middle element is equal to the average of the first and last element. हाँ is equal to the average of, या बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा तो अप्रोक्स हो सकता है, then atomic mass of middle element is equal or approx equal, equal or approx equal to the average of the atomic masses of the other two elements. Other two elements. If we arrange three elements in increasing order of their atomic masses, then atomic masses of middle element is equal or approx equal, not only equal करना, approx भी हो सकता है, to the average of atomic masses of other element. जैसे एग्जांपल देखो, सपोज मैंने आपको दे दिया सोडियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनके एटॉमिक मास बता दिए मैंने आपको। मैंने कह दिया अप्रोक्स इसका जो है एटॉमिक मासेस निकाल लो, वैसे 7 लेते हैं, 6.9 होता है, इसका 6.9 दे दिया और इसका 39 दे दिया, और मैंने पूछा इसका निकालो एटॉमिक मास, तो सोडियम का एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? इन दोनों का एवरेज लेकर, इन दोनों का एवरेज, एटॉमिक मास ऑफ Na 6.9 प्लस 39 अपॉन 2 हो जाएगा 22.95. 22.95, मतलब अप्रोक्स इसका हमें पता है कि कितना होता है 23। तो एटॉमिक मास मिडिल वाले का एटॉमिक मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। पर अगर क्वेश्चन में हमें 6.9 और 39 देगा तो इतना ही बनाना बेटा। तो फिर इतना ही टिक करना है हमें। हाँ, फिर इतना करना है। अगर नहीं दे रखा है 6.9 तो 7 लेके कर सकते हो। फिर आप तो सर ये मिडिल वाले का एटॉमिक मास निकालने के लिए। हाँ, एटॉमिक ये बोला ना मैं, देखो इधर, टू प्रिडिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिडल एलिमेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। हम बीच वाले का, अगर दोनों साइड वालों का पता हो, इंक्रीजिंग एटॉम कोई भी प्रॉपर्टी हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है ना आपके पास, एक एग्जांपल दूसरा भी था, जैसे आपने वो ले लिया बेरियम, फ्रांसियम और कैल्शियम। उल्टा लिखो, सही करके लिखो सर, उल्टा करके लिखते, जो पहले आएगा वो पहले लिखते, कैल्शियम, फ्रांसियम और बेरियम। अब कैल्शियम और बेरियम की जनरली याद होते हैं हमें। कैल्शियम का जो वैसे एक्यूरेट रखना है तो एक्यूरेट रख दो, लेकिन अप्रोक्स रखना है तो 40 रख लो। और बेरियम का हमने याद किया था 137। अगर अब स्ट्रोंशियम का निकालना है अब हमें, तो स्ट्रोंशियम का आ जाएगा 40 प्लस 137/2। तो 137/2 आ गया, तो देखो कितना हो गया, ये 177 हो गया ना। कितना निकला है सर? 88.5। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास बोल सकते हैं कितना आ गया, 88। और अप्रोक्स 88 होता ही है। एक्यूरेट निकालना हो तो एक्यूरेट निकाल लेना, और अप्रोक्स निकालना है तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि इक्वल भी हो सकता है या अप्रोक्स इक्वल भी हो सकता है। बस 3 ही प्रायड है। हाँ, उस टाइम पे 3 ही थे ना, जब डोबेर्नियर ने वर्कआउट किया था तो उस टाइम पे 3 ही थे। इस टाइम पे उन्होंने वर्क किया था, उस टाइम पे ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए नहीं थे। सर इसकी और प्रॉपर्टीज कैसे पता चलेंगी? और प्रॉपर्टीज तो याद करनी होती है, लेकिन अभी 10th लेवल पर सिलेबस में नहीं होती, आगे हायर क्लासेस में आती है। लेकिन क्वेश्चन की थीम में अभी समझा दूंगा आपको कि क्वेश्चनिंग कैसे आती है। सर इन्हीं कुछ 3 पेयर्स में ही अप्लाइड होगा ये फॉर्मूला? हाँ, ये फार्मूला सिर्फ ओनली ये जो 3 डोबेर-आइनियर के जो ट्रायड थे उसी पर अप्लाई करना है बेटा आपने। ओके सर, आ गया।
चलो बेटा आगे लिख लिया सभी। यस सर, यस सर, यस सर। अब बेटा ये अचीवमेंट भी हो गया। सपोज डोबेर्नियर ट्रायड क्या होता है, फिर उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, उसके अचीवमेंट क्या हुए। तो अब क्या है कि अब इसका फेलियर क्या है, फिर क्या बता सकते हो, Drawback. ड्रॉबैक क्या है, अब ड्रॉबैक लिमिटेशन, बताएंगे। लिमिटेशंस क्या होंगे। लिमिटेशन ये है कि जरूरी नहीं है कि आप जो ट्रायड है, ट्रायड फेल हो चुका है अब, क्योंकि ट्रायड क्यों, अब तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सारों की प्रॉपर्टी सेम है ना। तो यस ये, सर। तो अब जो है, जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ट्रायड है ये यूजफुल नहीं है। आफ्टर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं, दिस क्लासिफिकेशन is limited to these elements only. या सीधा कह देते हैं, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायड is not useful, not useful after discovering other element of similar property। ट्रायड रहा कहां फिर, जैसे आप कह रहे हो भाई लिथियम सोडियम, हम कह रहे हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है। अब कहाँ ट्रायड है, तो ट्रायड नहीं है ना, इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे अभी आप कह रहे, जैसे कह रहे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो अब तो ट्रायड रहे ही नहीं है। तो इस टाइप से अब रिसेंटली इसका कोई यूजफुल नहीं है। और दूसरा कोई मतलब ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा सिस्टम भी नहीं है कि इन सिर्फ एलिमेंट्स पर ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अदर एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी अगर करें तो फिर इस पर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? Yes sir. सर ट्रायड वर्ड सर कौन सी लैंग्वेज से है? क्या चीज? सर ट्रायड वर्ड है सर कौन सी लैंग्वेज से है? ट्रायड ट्राइड तो इंग्लिश ही है बेटा, लेकिन डोबेर्नियर जो थे वो थे आपके जर्मनी के थे, जर्मन थे। यस सर, जर्मन केमिस्ट। सर एक चौथा भी ट्रायड है क्या? सल्फर नहीं, सेल्फियम। जो फोर्थ है, फोर्थ ट्रायड नहीं है, 3 ट्रायड ही थे। लिथियम सोडियम ये वाला और ये। सर एनटीएससी में से यहाँ से कैसे सवाल पूछा जाएगा? अभी बता रहा हूं, अब उस पे पॉइंट आते हैं, उस पॉइंट पे आते हैं। ये लिख लिया बेटा? Yes sir. एक तो क्वेश्चन सीधा जो हमने याद कर रहे हैं उसी बेस पर आ सकता है बेटा, जैसे हम लिख रहे हैं सेम ऐसे ही आ सकते हैं। तो ये तो नॉलेज वाली बात हो गई है ना। दूसरा कैसे आ सकता है, दूसरा आपका प्रॉब्लम ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन देखते हैं अपने। इफ कोई वैल्यू दे दी, कोई पॉइंट दे दिया, उसने कहा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ lithium and potassium is x electron volt per mole and y electron volt, लिथियम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, then what will be IP value, IP मतलब वही आयोनाइजेशन पोटेंशियल, IP वैल्यू ऑफ सोडियम। ऑप्शन आ गया आपके पास, फर्स्ट x/y,
सेकंड x माइनस वाई बाई 2, थर्ड x प्लस वाई बाई 2, सर x प्लस वाई बाई 2, सर x प्लस वाई बाई 2, थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा बेटा? देखो सर सी आपका ऑप्शन, सी थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन सी ऑप्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायड ही तो है, आपको वहां खुद ढूंढना होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया उसने। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ट्रायड है, पोटेशियम, और लिथियम पहले आता है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। सोडियम जो है मिडिल एलिमेंट है, और इसकी प्रॉपर्टी का एवरेज जो होगा वो इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो मुझे Yes, sir. आईपी ऑफ सोडियम करना है। तो आईपी ऑफ सोडियम मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मतलब कोई प्रॉपर्टी है आईपी। तो आईपी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू आईपी ऑफ लिथियम प्लस आईपी ऑफ पोटेशियम बाई 2 हो जाएगा। तो आईपी हमें दे ही रखी है लिथियम और सोडियम की, भाई एक का एक्स कह रहा है और दूसरे का y कह रहा है। वाई क्या है? एक्स प्लस वाई बाई 2। तो समझ गए ये बेटा कैसे सारी आएगा? प्रॉपर्टीज में होता है ये ट्रायड फॉलो, मतलब हर प्रॉपर्टी में जो है वो दोनों का एवरेज होगा मिडिल नहीं, वाले के लिए। जो प्रॉपर्टी उन्होंने जो बेस किया था, जो स्टडी किया था, वो तो एटॉमिक मासेस को किया था, है ना? Yes, sir. लेकिन उसको अप्लाई हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक सर मास आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? अब जरूरत नहीं है ना बेटा। आयन बनाने के लिए जिस पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है उसको आईपी बोलते हैं। वो कोई भी प्रॉपर्टी दे देगा, समझ लेना कि जो आपको दे, आपने उसके बारे में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो चीज क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पर जैसे आईपी एक प्रॉपर्टी होगी, है ना? आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब होता है आयन बनाने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है। पर यहाँ पर तो क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, तो आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये समझना है कि मुझे डोबेर लेयर से मुझे क्वेश्चन शॉर्ट आउट करना है। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा प्रॉपर्टी के बेस पर, तो मिडल वाले की प्रॉपर्टी बाकी दोनों का एवरेज हो। सर हाँ, सर आयनाइजेशन पोटेंशियल तो केमिकल प्रॉपर्टी है ना? नहीं, आयनिक पोटेंशियल केमिकल नहीं है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी है। आईपी का मतलब होता है एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो किसी को एनर्जी देने से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो फिर हम फिजिकल लेते हैं, रिएक्शन थोड़ी ना करा रहे हैं किसी की। केमिकल प्रॉपर्टी तो रिएक्शन करवाते हैं तब होता ना। यस सर। जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता। हाँ, मतलब नई चीजें फॉर्म होती हैं, रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मैं कहता कि लिथियम की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ, आप लिथियम हाइड्राइड बनाओ, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ओके क्लियर? सर। सर चले आगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल इसकी ऐसा यूनिट है? नहीं, ये नॉर्मल यूनिट है। एसआई तो जूल होती है ना एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी तो होता है। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलें आगे। यस सर। यस सर। अब जब ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा आपका, तो फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, जब कुछ और एलिमेंट हुए तो फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनकी थ्योरी फिर स्टडी की गई। उनका नाम था न्यूलैंड्स। जॉन न्यूलैंड्स। जॉन न्यूलैंड्स। तो उसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव। वहां ट्रायड वर्ड यूज हुआ था, यहाँ पर ऑक्टेव वर्ड यूज हुआ। 8। ऑक्ट मतलब 8 होता है। हाँ, जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस 8 होते हैं ना उसके हैंड, ऑक्ट 8। न्यूलैंड्स Yes, लॉ sir. ऑफ सर ऑक्टेट, ऑक्टेट। जैसे ऑक्टेट भी होता है, लेकिन ये ऑक्टेट नहीं है। ये क्या चीज है? ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो सबसे पहले डिफाइन करोगे पहले की तरह आप। डिफाइन क्या करोगे? तो न्यूलैंड ने अपने टाइम जितने एलिमेंट्स थे उनको वापस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो कोई भी अगर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने से फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी के सिमिलर आती है, 8th वाले की अपने से फर्स्ट वाले के सिमिलर आती है, इसलिए इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। तो क्या आप इसमें क्या करेंगे? एफ elements are arranged in the order of increasing atomic. elements are arranged, पॉइंट वही रखो बार बार जिससे कि याद करने में आसानी हो। if elements are arranged in increasing
increasing order of their atomic masses then property of each eighth element element are similar with properties of each eighth elements are similar with that of first one. This system of classification was given by system of classification given by Newlands. इसको जो दिया था वो जॉन, नाम था उसका पूरा जॉन न्यूलैंड्स, given by जॉन न्यूलैंड्स, 1866 में था. System of classification given by जॉन न्यूलैंड्स, studying 56 एलिमेंट, उस टाइम पे 56 एलिमेंट थे. And it is known as Newland law of octaves. वापिस देखो अगेन, क्या बोला उसने कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, then properties of each eighth element are similar with that of first one. ये जो सिस्टम है, this system of classification was given by Newlands, so and उसने स्टडी किए थे 56 एलिमेंट, and it is known as, उस टाइम 56 एलिमेंट था, तो उनके ऊपर स्टडी किया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसको हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं. तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है. जैसे देखो उसने उस टाइम पे जो स्टडी किया, वैसे तो उसकी स्टडी काफी सारे एलिमेंट्स भी थी, लेकिन बी जैसे क्या है उसके एलिमेंट्स, इतना लिख लो बेटा, फिर बताता हूं मैं आपको. If elements are arranged in increasing order of atomic masses, then property of each elements are similar that of first one. This system of classification given by John Newland, studying 56 element and known as Newland's law of octaves. लिख लिया बेटा? तो उसने मतलब 56 एलिमेंट को प्लेस कर दिया था. उसने स्टडी 56 किया था, लेकिन ये अप्लाई 56 पे नहीं हुआ था बेटा. ये जो वैलिड था वो सिर्फ अभी बताऊंगा, वो कैल्शियम तक वैलिड हुआ. आगे ये जो है प्रॉपर्टी उसने बताई थी, ये ब्रेक हो गया था. ओके सर, ओके. लिख लिया बेटा? चलें आगे. यस सर. अब देखो उसने स्टडी तो 56 एलिमेंट किए और उन पर किया भी, लेकिन उसने देखा कि जो वो बात कह रहा है, और उसने इसको कहा था कि ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, और ये लाइक कैसे है, लाइक म्यूजिकल नोट्स है. म्यूजिकल नोट्स में भी ऐसा ही होता है ना. म्यूजिकल नोट में जैसे हमारे यहाँ पे सा रा गा मा पा धा नी सा, वापिस देखो 8 नोट जो होता है फर्स्ट नोट जैसा आ जाता है. तो इसीलिए इसको, ये जो किससे सिमिलर है, म्यूजिकल नोट्स के सिमिलर है. पर उसने जो स्टडी किया था, उसने कुछ एलिमेंट को रख के देखा. उसने जैसे रखा लिथियम, बेरिलियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. उस टाइम पे नियोन था ही नहीं, डिस्कवर नहीं हुआ था.
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बट इंटरेस्टिंग ये था कि उसने जैसे फ्लोरीन जो आज हम यहाँ पढ़ते हैं वो उसने यहाँ नहीं रखा था, वो उसने जो उसकी ओरिजिनल है उसने ऑक्सीजन के बाद सर फर्स्ट फ्लोरीन में रखा इधर था। रखा, या इधर रखा था फ्लोरीन यहाँ, और यहाँ हाइड्रोजन रखा था। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर इधर आ गया था वो। फिर यहाँ पर देखो ऐसे चला था सोडियम, फिर मैग्नीशियम, आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर। क्लोरीन को इधर ले आया था, क्लोरीन को यहाँ लाया था, फिर सोडियम, ये क्लोरीन के 18 और 19 हो गया ना, पोटेशियम, फिर कैल्शियम। उसका जो वैलिड था वो कैल्शियम था, हालांकि आगे उसने एलिमेंट करने का ट्राई किया लेकिन ये प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं मिली। तो एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर विद दैट ऑफ फर्स्ट वन। तो अब देखो उसने जैसे कहा कि देखो सपोज कहता आप हाइड्रोजन लो या ये लिथियम लो, एटॉमिक मासेस देखो 1, और लिथियम का अप्रोक्सीमेट 7, ये याद करने बेटा, बेरिलियम का अप्रोक्सीमेट 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, ये 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलो हो रहा है ना देखो। तब उसने स्टडी किया, उसने कहा देखो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम जैसी है और पोटेशियम जैसी भी है, ये बात तो उसी ने भी बताई थी पिछले वाले साइंटिस्ट ने। फिर देखो बेरिलियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसा है, बोरोन का एल्यूमिनियम जैसा है। तो कहता है अब इसको आप देखोगे ना कि इस रिलेशन को, तो इस रिलेशन को देखोगे किसी को भी सिलेक्ट करके देखो, जैसे कहा उसने कि सपोज आप लिथियम को सिलेक्ट करो, तो लिथियम सपोज फर्स्ट है हमारे लिए, इसका 8th एलिमेंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए 8 दिया, मैग्नीशियम। तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो उसने यही बोला कि अगर हम अरेंज करें तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो आते हैं उनकी प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट्स की, हर ईच 8 एलिमेंट की सेम होती है। बट ये जो था इसका, वो हम फिर उसके अंदर ले लेंगे, लिमिटेशन के अंदर ले लेंगे। तो उसने 52 पर ये जो है इसको अप्लाई किया था उसने, उस टाइम के जितने भी अवेलेबल थे, और उसका लास्ट एलिमेंट जो कंसिडर किया था उसका टोटल 56 थे। तो 56 में जो उसने हीलियम, ये आपको हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था, हाइड्रोजन से उसने यहाँ पर इस एलिमेंट को हाइड्रोजन से उसने स्टार्ट किया था। आप सिमिलरली जैसे बेरिलियम का मैग्नीशियम के साथ ऐसे करता हुआ वो चला गया। तो उसने लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था और एंड किया था उस टाइम पे थोरियम पर। हालांकि अब तो वो पोजीशन रही नहीं, लेकिन एंडेड एलिमेंट, स्टार्टिंग एलिमेंट ये, बस ये ध्यान रखना उसका स्टार्टिंग और एंडिंग। स्टार्टिंग एलिमेंट हाइड्रोजन और एंडेड एलिमेंट में, यहाँ मैं नहीं दिखा रहा टेबल में क्योंकि 20 तक की वैलिड है, इसलिए एंडेड एलिमेंट ने लिया था थोरियम। सर तो न्यूलैंड ने सर थोरियम तक एलिमेंट प्लेस किए थे, इसने न्यूलैंड ने थोरियम तक एलिमेंट प्लेस किए थे। इतनों को स्टडी किया था उसने, फिर जहां जहां उसको लगता गया वो तो प्लेस करता गया। वो प्लेस तो और भी कई किए थे, लेकिन कई जगह फिर ब्रेक होने लग गया रूल। लेकिन उस टाइम तक इतने ही एलिमेंट डिस्कवर थे और थे नहीं थोरियम तक। सर मतलब जो उन्होंने जो अपनी खुद की पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें यहाँ हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के ही वैलिड थे अभी तक। वैलिड कैल्शियम तक मतलब आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना कि उस टाइम पे एलिमेंट कितने थे, तो क्या दोगे आप, कितने एलिमेंट स्टडी किए थे उसने, तो आप 56। भाई उसने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस में रखा, तो फर्स्ट पर किसको रखा और लास्ट पर किसको रखा था, हाइड्रोजन एंड थोरियम। हाइड्रोजन एंड थोरियम। लेकिन ये रूल उसका वैलिड कहां तक गया, कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम। उसने फिर क्या किया, आगे कई जगह फिर प्रॉब्लम क्रिएट की ना, जैसे यही क्लोरीन में क्या कर दिया, देखो सब अलग अलग प्रॉपर्टी वाले आ रहे हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन आ गया, फिर जो उसकी ओरिजिनल थी ना उसने यहीं पे फिर कोबाल्ट निकेल इनको रख दिया था, दो दो को एक साथ रख दिया था, कोबाल्ट निकेल को। तो ये फिर उसकी ड्रॉबैक वगैरह बनी ना उसके बाद। तो आपको 20 तक देखना है, मतलब कैल्शियम तक देखना है, 40 एटॉमिक मासेस तक देखना है। सर उस टाइम पे सर कोई भी नोबेल प्राइज नहीं आई थी ना। हाँ यस सर, नोट कर लिया।
नोट कर लिया। चले बेटा आगे। तो ये इसकी क्या आ गई, फिर जो उसने एलिमेंट अरेंज किए थे वो वाले आ गए। अब फिर देखो सी पॉइंट क्या है, उसका अचीवमेंट बताना है अपने को। सी पॉइंट हम या मेरिट या अचीवमेंट जो बोलते हो आप, सी इसको ऊपर कर दूंगा मैं। यस सर, लिख लिया। सर एक आ बार सर जाओ। प्रॉपर्टीज बता दो सर, किस बेसिस पे उसने बोल दिया कि ये तीनों एक सिमिलर है। रिएक्शंस के बेस पर किया था बेटा उसने, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों कंसिडर की थी उसने, फिजिकल की थी इसने। ओके सर। वो अभी लास्ट में ना प्रॉपर्टी में वेरिएशन कराऊंगा मैं, उसमें आ जाएगा। जैसे अचीवमेंट देखें अपने, तो अगर इसके अंदर अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट क्या क्या था फिर इसका, कि भाई जैसे ये कंपेरेटिवली उससे कुछ ज्यादा एलिमेंट को कंसिडर कर रहा था जो पहले वाले था, है ना। सर डोबेनियस से, डोबेर्नियर से, क्योंकि हम पिछले वाले से कंपेयर करें ना, करेंगे ना। इसका अचीवमेंट क्या था, सम मोर सक्सेसफुल इससे देन डोबेर्नियर। लेकिन पॉइंट ये आता है कि फिर इसमें भाई कुछ एलिमेंट और स्टडी होने स्टार्ट हो गए कि भाई ऐसा कर सकते हैं हम, बट इसके फिर क्या लिमिटेशन क्या आ गई। सर बस यही अचीवमेंट था एक। अचीवमेंट और क्या करेंगे हम इसमें, भाई यही रहेगा कि उसने ये चीज स्टडी की कि भाई कुछ एलिमेंट बढ़ा दिए उसने। पहले हम डोबेर्नियर को 3 ट्रायड में कर रहे थे, अब कहाँ तक पहुंच गए देखो हम, कैल्शियम तक पहुंच गए, 40 तक पहुंच गए। उस टाइम की प्रॉपर्टी थोड़ी और स्टडी होगी, क्योंकि आप जो ये पढ़ रहे हो ये सिर्फ उनका अचीवमेंट ये था कि उन्होंने रोल स्टार्ट किया था, उस काम को आगे बढ़ाया। लेकिन आज जो रिसेंटली देखते हो उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है ना। यस सर। तो लिमिटेशन क्या रखोगे इसका आप, नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर देन कैल्शियम। हाँ, तो नॉट ओनली एप्लीकेबल जो है अप टू कैल्शियम। ओनली। सर इन्होंने एक और चीज कही थी ना कि इससे ज्यादा एलिमेंट हो नहीं सकते 56 से हाँ ज्यादा। ये उनका ड्रॉबैक था। उन्होंने कहा था कि इतने एलिमेंट होंगे और होंगे ही नहीं। उन्होंने सोचा कि इससे ज्यादा एलिमेंट आएंगे ही नहीं। यस सर, फिर उन्होंने मैंने assume किया। बता था कि और आ सकते हैं। हाँ तो, और वो उसके बाद जो है बाद वाला साइंटिस्ट आया था ना मेंटली, उसने तो कहा था नहीं और आएंगे अभी। यस सर, उन्होंने फिर अपने पीरियोडिक टेबल में जगह भी छोड़ी थी उनके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो ये क्या है, ओनली वैलिड, हालांकि 56 एलिमेंट है, कम नहीं थे, लेकिन वैलिड सिर्फ कहां तक है, ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम। कैल्शियम। एक तो ये वाली बात हो गई। और कुछ जगह क्या है, फिर बाद में ये रूल फॉलो नहीं होता है कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले सेम जगह है। एटॉमिक मास तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं, लेकिन और दूसरी बात क्या था कि ही वाज एज्यूम, सर उन्होंने कुछ इट वाज एलिमेंट को साथ में रख दिया था अपनी टेबल में फिट करने के लिए। यस सर, जैसे जैसे हाँ। कोबाल्ट और निकल को। कोबाल्ट और निकिल को हेलोजन के साथ रख दिया, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले नहीं है। लेकिन एक ये भी तो था ना, जो अभी हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे, इट इज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड ओनली existence of only 56 एलिमेंट। 56 सेल। ये भी तो लिमिटेशन होगी ना उनकी। सर ये न्यूलैंड कब थे? मतलब क्या, कब का मतलब, जन्मे कब थे सर या मतलब कि कब? ये दिया था उन्होंने काफी सर वहां नहीं, एक। मैं कि नॉन में स्टडी कर रहे थे। सर जब ये स्टडी कर रहे थे 56 एलिमेंट्स हाँ। को, ये टाइम कौन सा था, मतलब कि? अच्छा, वो 1866 में कर रहे थे ये, 1866 उसके बाद आए थे रोबर्नियर की। तीसरा देखो क्या पॉइंट था, तीसरा अभी जो हम बात कर रहे थे वो क्यों, कौन से वाला पॉइंट था, एलिमेंट्स ऑफ, और अनलाइक एलिमेंट्स को भी एक साथ रख दिया था। हाँ, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी
वर प्लेस्ड टुगेदर। इस जगह पे किया था ये देख सकते हो आप, देखो ऊपर अभी लिखा ही है हमने, कोबाल्ट निकिल वाला वगैरह वाला एग्जांपल। एंड से लैंथेनॉइड्स में वो सेरेटियम में भी रखा था। जो आपका ये कुछ जो एग्जांपल है ये दे सकते हो आप कि भाई ये ऊपर ही रखा है हमने, देखो तो यहाँ दे सकते हो, कोबाल्ट और निकिल यहाँ रखे फर्स्ट वाले के साथ, ऐसे सीरियम और लेंथेनम को उन्होंने रख दिया था बोरोन एल्यूमिनियम के साथ, यहाँ जो रख दिया था सीरियम एंड लेंथेनम वगैरह यहाँ रख दिए थे। तो इसीलिए तो बाद कैल्शियम के बाद ये ब्रेकअप होने लग गया ना इस रूल का। और दूसरी बात खास क्या है कि ये अब इररिलेवेंट है किसकी डिस्कवरी के बाद? मेंडलीव की डिस्कवरी के बाद। नहीं, मतलब नोबेल गैसेस की। नोबेल गैसेस का प्लेसमेंट नहीं था ना यहाँ। यस सर। यस सर। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस समझते हो ना, इनर्ट वाली। यस सर, यस सर। यस सर, नियॉन, आर्गन, नोबेल गैसेस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन ऐसी होती हैं जो। तो ये जो होती हैं आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबेल गैसेस जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव, दिस रूल इज इररिलेवेंट। तो ये वेडाइस के अंदर ये सारी चीजें आई आपकी कि भाई इसका मतलब अगर हम अचीवमेंट सोचें तो बस थोड़ा सा ये अचीवमेंट हुआ कि उस टाइम पे 56 एलिमेंट की प्रॉपर्टी को मतलब एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करने में सक्सेसफुल रहे। एटॉमिक मासेस के अरेंजमेंट में थोड़ी जगह, एक जगह, दो जगह ब्रेक किया, बाकी प्रॉपर्टीज के बेस पर तो 20 के बाद ये फेल थी प्रॉपर्टी के बेस। हाँ सर, थर्ड पॉइंट का एग्जांपल कोबाल्ट और निकल लिखेंगे। कोबाल्ट और निकल, और ये भी दे दो लेंथेनम वाला जो दिया है मैंने, ये दोनों दे दो, सीरियम लेंथेनम वाला बोरोन के अंदर। ओके सर। ये भी दे सकते हैं, ये भी दे। क्लियर बेटा, चलें आगे। यस सर। यस सर एक बार नीचे कर दीजिए। अच्छा, एक वो भी लिख देना कि भाई अचीवमेंट में हम क्या दे सकते हैं, वो म्यूजिकल नोट्स वाला भी तो दे सकते हो आप पॉइंट, या अलग से ही दे दो नोट डाल के। सर रिलेट कर देता उससे। नोट रिलेट किया था जो उसने, कि नोट कर सकते हो, नेचर से रिलेट कर रहा था, तो आप नोट में लिख सकते हो कि जो उसने आपका म्यूजिकल नोट से जो था वो मैचिंग थी। तो दिस रूल ऑफ ऑक्टेव related with म्यूजिकल लिरिक्स, म्यूजिकल नोट्स, लिरिक्स, कुछ भी। सर आप कौन सा एग्जांपल बताए थे? लेंथेनम और सीरियम, ऊपर वाला लेंथेनम और सीरियम। ये देखो यहाँ दिया है ना, ऊपर लिखा है हमने, ऊपर उसको लिखा है हमने, देखो ये मैंने दोबारा नहीं लिखा, ये देखो। यस सर, लेंथेनम एंड सीरियम। बोरोन और एल्यूमिनियम के साथ सीरियम और लेंथेनम जो लिखा है इसकी प्रॉपर्टी अलग है। कोबाल्ट और निकिल जो है इनकी प्रॉपर्टी अलग है। और ईयर्स भी लिखना चाहो तो, जैसे एक स्टूडेंट ईयर्स पूछ रहा था, वो भी लिख सकते हो आप, ऊपर ही लिख दो ईयर्स लिखना चाहते हो तो, जहां 1866 में था ये। तो देखो बेटा, जब ये डिस्कवरी ऐसे होती चली गई तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसने एक बेस्ट एफर्ट किया, और वो जो है उसी के नाम से आगे आज भी जो है, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जो मेंडलीव के नाम पे हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग दे रहा हूं, मेंडलीव। सर उनके नाम पे तो एक एलिमेंट भी है ना एफ ब्लॉक में, एक्टिनॉइड्स के हाँ अंदर। बेटा,
बिल्कुल है, मेंडलीव उस दिन किया था ना हमने। यस सर। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो बेटा, जब न्यूलैंड ये दिया उसके बाद ये रशियन था, जो मेंडलीव था ये आपका रशियन था। तो और ये जो था पहले वाला साइंटिस्ट आपने देखा जर्मनी का था, ये इंग्लैंड के थे, ये जो न्यूलैंड ये रशियन थे। इन्होंने क्या है बहुत अच्छा वर्क किया है। इन्होंने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट थे, इनके टाइम 63 एलिमेंट थे, मेंडलीव के टाइम 63 हो गए थे, 56 से 63 हो गए थे। तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्या किया, उन्होंने कार्ड्स लिए और कार्ड्स पर हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी ली और उनको चिपका दिया, सामने टांग दिया। उसने देखा कि जो जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आ रहे थे ना उसको एक जगह टांगते गए, एक जगह लगाते। तो उनके माइंड में एक आइडिया आया कि इसका मतलब एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है उसको एक जगह ही रख दिया जाए। तो उसने उनको ना एक जगह क्या किया, उन्होंने एक ऐसे टेबल बनानी स्टार्ट की कि आपकी प्रॉपर्टी स्टडी को आसान करते हैं, इतने सारे एलिमेंट की अलग अलग स्टडी क्यों करते हैं, हमें आइडिया लगने लग जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है। तो उन्होंने कुछ वर्टिकल कॉलम और हॉरिजेंटल रोज बना करके पीरियोडिक टेबल बनाई और उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट अरेंज करने स्टार्ट किए। तो उन्होंने भी क्या किया, जो पिछले वाले साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को, इन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया और अरेंज करके और ये टेबल तैयार की। तो उन्होंने देखा कि भाई काफी सारे एलिमेंट, बट इसका एक और चीज थी कि इन्होंने उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की, केमिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी की। तो उनको पता लगा कि भाई कुछ रिपीटिशन के बाद प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की आती है, एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो कुछ रिपीटिशन के बाद वापस सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आने लगते हैं। तो इसको बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। जैसे आपका हर रोज पीरियड होता है, भाई आज ये आया, कल ये आया, परसों आया, इस टाइम पे ये वाला पीरियड आएगा, केमिस्ट्री का है तो यहाँ केमिस्ट्री का आया है। इसलिए इन्होंने इसको बोलते हैं, इन्होंने एक लॉ बनाया। इस चीज को क्या बनाया इन्होंने, इस चीज को इन्होंने बोला लॉ। तो सबसे पहला पार्ट जो हम इसके अंदर बोलते हैं वो यही बोलते हैं। अगर हमारे पास आ जाए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है कूलिंग के लिए, खास करके एग्जाम में सीधा सीधा लॉ लिखना आता है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल नहीं लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक, सबसे पहले आपको ये लॉ याद करना है। ये लॉ है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है कि प्रॉपर्टी, या फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल, इसने दोनों स्टडी की। फिजिकल, अब तक फिजिकल कर रहे थे, इसने केमिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी की। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of their atomic masses. are periodic function of their atomic masses। अभी भी काम किस पर चल रहा था, एटॉमिक मास पर, एटॉमिक मासेस। इन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कहने का मतलब अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक जगह ही प्लेस हो जाते हैं, एक जगह पे प्लेस हो जाते हैं। तो दैट इज नोन एज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। Mendelic periodic law is physical and chemical properties of element are periodic function मतलब डिपेंड करती हैं, periodic function of their atomic masses। अब इसमें एटॉमिक मासेस के बेस पर इन्होंने क्या किया, देखो बी पार्ट, उन्होंने क्या बनाई, अपनी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाई। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था, एक तो बेस्ड ऑन किस पर थी, देखो ये पहला पॉइंट ये था, बेस्ड ऑन जो थी वो वैलेंसी थी, बेस्ड ऑन वैलेंसी मतलब कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं या कितने ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं, बेस्ड ऑन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। बेस्ड ऑन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स मतलब
बेस जो इसको कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कितने हाइड्रोजन या कितने ऑक्सीजन अटैच होते हैं किसी एलिमेंट के साथ। जैसे मान लेते हैं अपने लेते हैं Cl, तो Cl के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो HCl बोलते हैं अपने, भाई एक H अटैच होता है, ऐसे पढ़ते हैं ना अपने। तो कितने हाइड्रोजन या कितने, मतलब कोई भी जो वैलेंसी है वो वैलेंसी किसके रेफरेंस में, तो बेस्ड ऑन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, और वैलेंसी किसके रिस्पेक्ट में, वैलेंसी रिस्पेक्ट विद हाइड्रोजन एंड वैलेंसी रिस्पेक्ट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक तो खास बात ये थी। दूसरी बात क्या थी, मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल में उन्होंने 20 जो अपने एलिमेंट्स थे, तो पीरियोडिक टेबल थी वो कंसिस्ट करती थी दो तरह की चीजें। कंसिस्ट क्या क्या, ए वर्टिकल कॉलम, ऐसे जो होता है उसको वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम जो उन्होंने किया था उस टाइम पे, वर्टिकल कॉलम को उन्होंने नाम जो दिया था, वर्टिकल कॉलम को नाम दिया था फैमिली। उन्होंने क्या नाम दिया था, फैमिली। वर्टिकल कॉलम्स को फैमिलीज नाम दिया था। आज हम इन फैमिलीज को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम को क्या नाम देते हैं हम, ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स। और दूसरा पार्ट उन्होंने रखा था हॉराइजेंटल रोज, मतलब ऐसे लाइन रखी कुछ, पीरियड। हॉराइजेंटल रोज को उन्होंने वैसे नाम दिया था सीरीज, आज हम इनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। यस सर। वर्टिकल कॉलम जिसको रिसेंटली आप ग्रुप बोल रहे हो, और हॉरिजेंटल रोज को हम नाम दिया था पीरियड्स बोल रहे हैं। अब जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट पे पहला मेंडली पीरियोडिक लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दूसरा है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी, पॉइंट आएगा आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप बोलोगे वैलेंसी पर बेस्ड थी, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। वैलेंसी किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में थी। कंसिस्ट क्या करती थी, क्या क्या थे उसके अंदर, वर्टिकल कॉलम थे जिसको ग्रुप बोलते हैं, हॉरिजेंटल रोज थे जिसको पीरियड बोलते हैं। उनकी जो टोटल उन्होंने अपने टाइम पे जो ग्रुप बनाए थे वो टोटल 8 बनाए थे। ग्रुप जो थे वो 8 थे, 8 ग्रुप थे उनके, ग्रुप 8 थे। 8 के नाम उन्होंने अपनी रोमन के अंदर रखा था, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जैसे रोमन में रखते हैं हमें, सिक्स, सेवंथ। ये चीजें काफी टाइम टू टाइम चेंज होती चलेगी, आज आप नहीं देखते हो ऐसा कुछ। 8th, ऐसे 8 उन्होंने ग्रुप बनाए थे। और जो पीरियड थे उनके टाइम में, जो पीरियड थे वो 6 थे। उनके टाइम में पीरियड्स जो रखे गए थे वो 6 थे। सर सर ऊपर वाली लाइन में सर आपने लिखा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो सर आपने कहा कि सर मेंडलीव ने उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा और उनके एटॉमिक मास के हिसाब से उन्हें ऑर्डर कर दिया। तो सर तो ऐसे तो सर ये हो गया ना आसान सा कि एटॉमिक मासेस लो सबके और सर ऑर्डर में क्रिएट कर दो, तो सर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने का क्या फायदा हुआ? नहीं तो आगे उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी ना एक्चुअली। इस पॉइंट में प्रॉब्लम था, जो एटॉमिक मासेस पुराने वाले साइंटिस्ट लेके चल रहे थे ना। तो अब उन्होंने क्या करते गए, प्रॉपर्टी स्टडी करते गए। उन्होंने एक एलिमेंट को प्रॉपर्टी स्टडी किया, उन्होंने सोचा कि इतना अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन चेंज हुआ है तो इतनी प्रॉपर्टी में चेंजेस आना चाहिए, हल्का सा, फिर चेंजेस आना चाहिए, फिर चेंजेस आना चाहिए। और फिर क्या है कि अगर इस तरीके से चलते जाएं तो फिर सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आएगा। तो यही तो उनका हेडेक बना था बाद वाला। अदरवाइज तो उनकी बहुत बढ़िया स्टडी चल रही थी, उन्होंने स्टडी बड़ी सही की थी। उन्होंने सिर्फ किसको फॉलो किया, पुराने वाले साइंटिस्ट के पार्ट को। पुराने वाले साइंटिस्ट किसको लेके स्टडी कर रहे थे, एलिमेंट को किसके हिसाब से अरेंज कर रहे थे, एटॉमिक मासेस थे। उनको ये लग रहा था कि प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास।
लेकिन एक्चुअल में ये सही नहीं था ना, यही तो इसीलिए तो इसका फेलियर बना था। जो आज की रिसेंट की जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। इसीलिए तो ये क्लियर। यस सर। यस सर। तो मेंडलीव ने प्रॉपर्टी स्टडी किया और उसको ट्राई किया कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करे उनको। तो इसीलिए उन्होंने वही रूल बना दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दूसरे पॉइंट आया कि भाई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था, ऐसी क्या चीजें थी। तो उसमें क्या थे कि एक तो वैलेंसी बेस एलिमेंट था, बेस्ड ऑन वैलेंसी थे एलिमेंट, और वैलेंसी किसके रिस्पेक्ट में थी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। इसके अंदर वर्टिकल कॉलम थे और हॉरिजॉन्टल रोज थे। जो पीरियड की नंबरिंग की थी उन्होंने 6 की तो नंबरिंग कर दी थी, 1 2 3 4 ऐसे लिखा था उन्होंने, 5 और 6। एक इन सब पीरियड के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रोज रखी थी उसने, जो मेंडलीव का ओरिजिनल जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उन्होंने ऊपर ऊपर सबसे ऊपर जो है, जो इनके जो अभी बात की थी हमने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पर जो अपर जो पीरियड था उसका नंबर नहीं दिया था उसने, लेकिन वैसे ही रखा था। सबसे अपर साइड में जो रखी थी उन्होंने आपके इनके ऑक्साइड और हाइड्राइड्स रखे थे। तो एक पॉइंट ये भी आ गया कि ये जो था इसमें नॉट ओनली एलिमेंट प्रेजेंट थे इस टेबल में किस किस को अरेंज किया गया था? टोटल एलिमेंट उस टाइम मैंने आपको कितने बताए थे? 63। यस सर। 63 एलिमेंट्स एंड नॉट ओनली एलिमेंट्स, अभी तक तो सिर्फ एलिमेंट्स आ रहे थे, लेकिन उनकी पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स एंड देयर हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, क्योंकि इधर लिखा है आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्राइड ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स वर प्रेजेंट। उनका पीरियोडिक टेबल में हाइड्राइड और ऑक्साइड भी प्रेजेंट था। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में इस तरह से एलिमेंट को प्रॉपर्टी के बेस पे, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया गया। अरेंज करके हमने उनको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया। वैसे हमारे पास उन्होंने 8 ऐसे रखे थे, 8 को उन्होंने हर किसी में फिर ए बी के अंदर डिवाइड भी किया था, सब ग्रुप के अंदर भी कुछ जगह। तो ये फर्स्ट या सेकंड थे, इनको सबको ए और बी में भी डिवाइड किया था, सब क्लास सब के अंदर ऐसे। तो एनीवे, तो उनका पीरियोडिक टेबल हमारे पास आपको ये देना है कि भाई उसका बेस जो था वैलेंसी पर बेस्ड था। वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज थी। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलते हैं। उनके अंदर उन्होंने टोटल 63 एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया था, बट नॉट ओनली एलिमेंट बट उनके कंपाउंड भी उन्होंने उसके अंदर रखे थे, कंपाउंड भी रखे थे। तो अब 63 एलिमेंट को जब अरेंज कर रहे थे, तो अब देखो उनका अचीवमेंट क्या हुआ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये कर लिया बेटा, कर दूं ऊपर? सर एक बार सर टेबल दिखा दो कैसी बनाई थी उन्होंने। टेबल अगर वैसे उसका कोई यूज नहीं है, अगर बनाना चाहो, क्योंकि आप रिसेंटली तो वर्क कर नहीं रही है वो टेबल, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं उसके अंदर। तो उन्होंने ऐसे ग्रुप बनाया था यहाँ पर, ऐसे ग्रुप के अंदर यहाँ ऐसे लिख दिया था फर्स्ट सेकेंड। सर बुक के अंदर गिवन है वैसे भी। हाँ वैसे भी वहां से देख सकते हो आप। और ऐसे मैंने जैसे भी बताया आपको, फिफ्थ, सिक्स ऐसे करके, और 7। अब उसका याद करना चाहो तो वैसे उसका ज्यादा यूजेस नहीं होता आपके, क्योंकि वो तो पुरानी होगी। अब रिसेंटली स्टडी करते हैं, ऐसे करके बनाया था ऐसे। अब ऐसे करके ऊपर ऊपर उन्होंने क्या रखा यहाँ पर, जैसे मैंने बताया आपको, ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। ऊपर ऑक्साइड और हाइड्राइड रखे, जैसे फर्स्ट ग्रुप वालों के ऑक्साइड जो रखे आर मतलब जिस के साथ भी वो रख रहे थे, कोई भी चीज है आर जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम कि भाई किसी कोई भी हम लेटर आर रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, कोई एलिमेंट आर कोई भी एलिमेंट है। तो ऑक्साइड के साथ आर हो, तो ये फार्मूला था R2O, जैसे लिथियम का Li2O, सोडियम का Na2O। और हाइड्राइड है, हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी, जैसे LiH NaH ऐसे। तो ऐसे करके उन्होंने जैसे RO R जो फार्मूले बनते गए थे, फार्मूले जो भी बने, R2O3 और RO2, R2O4 को फिर हमने सिंपल रख दिया, R2 कैंसिल कर दिया तो RO2। तो इस टाइप से R2O5 ऑक्साइड के फार्मूले, R मतलब एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है R,
एलिमेंट को है, ये एलिमेंट आ गया। 6 के अंदर करना है तो RO3, 7 में R2O7, 8 के अंदर RO8 या 2 कैंसिल कर दो। बाकी जनरली मैं बताऊं कि कभी भी, अभी तो क्या बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। मान लो आपको कैल्शियम का बनाना है तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड होता है -2, इधर है कैल्शियम, कैल्शियम का +2 तो CaO फार्मूला बन गया। जैसे ये फार्मूला RO सेकेंड ग्रुप है ना, सेकेंड ग्रुप हो गया जो 9th में पढ़ते थे आप फार्मूले बनाने। ऐसे ही RH के हिसाब से करते जाओगे तो RH2, RH3, RH4, फिर वापस डाउन होने लग जाएंगे हाइड्रोजन के साथ, जैसे अमोनिया होता है, फिर RH3, फिर वापस डाउन होने लग जाएगा। हाइड्रोजन के साथ 4 तक बढ़ेगी, फिर डाउन होगी वैलेंसी, RH, है ना। तो इस टाइप से उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जो है एलिमेंट किए थे। तो उसमें R यहाँ पे एलिमेंट्स है ना, डिफरेंट R एलिमेंट है बेटा, R का मतलब है एलिमेंट। बाकी आप पीरियोडिक टेबल जो और इधर से आप करोगे तो जो फिर यहाँ पर पीरियड जो उन्होंने बनाए, तो हर एक पीरियड में मैंने जैसे बताया कि A और B रखा उन्होंने, यहाँ से नीचे पीरियड स्टार्ट हो गए A B A B A B, तो यहाँ से आइडिया कौन सा है सर 8 ग्रुप के अंदर है सर? 8 ग्रुप के अंदर हाइड्रेट कौन सा है यहाँ पे 8 ग्रुप के अंदर? 8th ग्रुप में सर हाइड्रेट कौन सा है यहाँ पे? 8th ग्रुप का तो कोई हाइड्राइड नहीं बना ना। 8th ग्रुप वालों ने जो रखे थे उनके हाइड्राइड नहीं बनते, उनके हाइड्राइड बनते नहीं। ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है बेटा कि ऐसे कौन से होते हैं जो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। आगे चल के आप देखोगे ना, ये अगर यहाँ पे पीरियड भी देखोगे आप, 1st 2nd 3rd ऐसे चलता जाएगा ना, 4th 5th 6th, तो यहाँ 4th पीरियड में यहाँ जब चलोगे, यहाँ 4th पीरियड में देखोगे यहाँ ऐसे आएगा। यहाँ 4th पीरियड में जब आओगे ना इसके अंदर, जब 4th पीरियड में आओगे तो 4th पीरियड के अंदर आएगा आयरन कोबाल्ट निकेल। 4th पीरियड में क्या आया देखो, और ग्रुप कौन सा वाला हुआ 8th। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म हाइड्राइड, तो क्या आंसर दोगे? ये जो यहाँ आएंगे, फिर नीचे 4th में 5th में 6th में, ये जो आपका रूनियम रुथोनियम पैलेडियम था, या जैसे ये था ऑस्मियम, याद किए थे ना ये इरिडियम, उसके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, याद कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि भाई आपके पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन से एलिमेंट है, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो हाइड्राइड नहीं बनाता, तो क्या आंसर दोगे उसमें? कौन सा हाइड्राइड नहीं बनाता? 8th ग्रुप। 8th ग्रुप सर ये तो मेंडेलियस के अकॉर्डिंग होगा ना? है सर ये तो अकॉर्डिंग टू मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल होगा ना? नहीं बनाता ही नहीं है। चाहे मेंडलिक, उनकी स्टडी भी तो प्रैक्टिकल थी ना, उन्होंने केमिस्ट्री देख के की थी कि भाई इनके हाइड्राइड बनते ही नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने यहाँ रखा था, कोई हाइड्राइड नहीं बनाया उन्होंने इनका। तो इसीलिए इसको हाइड्राइड गैप भी बोलते हैं, हाइड्राइड गैप। हर कोई हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना रहा है, लेकिन नेचुरली हर कोई बना रहा है, लेकिन कौन से वाला नहीं बना रहा? इस वाला ग्रुप नहीं बना रहा बेटा, 8th। अब पुरानी के अकॉर्डिंग 8th है, लेकिन अब के अकॉर्डिंग 8th नहीं है बेटा। अब के अकॉर्डिंग तो, नहीं के अकॉर्डिंग तो 8th 9th और 10th है। रिसेंटली क्या है? 8th 9th 10th। इस 8th ग्रुप में जो अब रिसेंट वाली पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें ये वाला ग्रुप 8 हो जाता है। अब देखोगे आप, अब रिसेंट वाले जो इस 8th के अंदर है, इसमें 3 है, 8 9 7 8 9, 7 8 और 9 ग्रुप आते हैं इसमें। 7 8 9 ग्रुप जो रिसेंट वाली पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर आपके 7 8 9 ग्रुप आते हैं। जो देखो आयरन जो होता है वो रिसेंटली में आप चेक करोगे, रिसेंटली में किस में आएगा आपका आयरन? रिसेंटली वाली है लिथियम, यहाँ आपका ये 8th जो ग्रुप है, हाँ 8th 9 10th सिल्वर सर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। हाँ ऑक्सीजन के साथ तो आयरन के ऑक्साइड वगैरह आते हैं ना। 8th 9th, इसको अलग से लिख दो, जो हमारे पास ये आता है 8th 9th 10th। मैग्नीज भी आता है, तो आयरन कोबाल्ट निकेल ये नहीं बनाते हैं इसके साथ हाइड्राइड। तो वो तो चलो स्टडी है, अब प्रॉपर्टी की आपकी जो क्वेश्चनिंग है उस पर बात करोगे। तो इसको पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव की याद करना इतना जरूरी नहीं है जितनी आपकी जो मॉडर्न है अभी वाली,
क्योंकि अब जो सारा काम आगे आपको आने वाला है वो मॉडर्न से काम आने वाला है, उसका तो आइडिया होना चाहिए। क्लियर? चले आगे। यस सर। सर सिल्वर सर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। हैं? हाँ ऑक्सीजन सर के साथ। सिल्वर सर ऑक्सीजन के साथ। कौन कौन? सर सिल्वर Ag2O बनाते हो ना, Ag2O बनता है, तो इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है तभी तो बनता है। कैसे बनता है बट सर? हैं? तो मतलब बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। हाँ वो तो लेस रिएक्टिव है ना, पिछली क्लास में बताया था। सिल्वर, कॉइन, गोल्ड, प्लेटिनम नोबल मेटल है ना, ये तो यस सर। लेस रिएक्टिव है, लेकिन उनका क्वेश्चन बनता है तो बनता है Ag2O का, बनता है Ag2O बनता है। चलें आगे। यस सर। मतलब जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपने अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है। आपको अच्छे से जो करना है, जो क्वेश्चनिंग बनेगी वो उनसे करेगी। जो तो हर एक चीज पर बहुत देर बात हो सकती है, लेकिन मेन पॉइंट है कि जो आपको करना है। तो अब सी पॉइंट क्या है, देखो अचीवमेंट। जो पैटर्न है वो सबका सेम रखो बेटा। अचीवमेंट्स इनका क्या, अच्छा इनका पूरा नाम जानते हो क्या था? कई बार पूरा नाम पूछा गया इनका। दिमित्री इवानोविच दिमित्री इवानोविच। हाँ, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पूरा नाम इनका दिमित्री इवानोविच मेंडलीव है। ईयर या स्पेशली नेम तो कभी कभार रेयरली पूछे जाते हैं। देखो अचीवमेंट आपको क्या लगता है, क्या अचीवमेंट था? सर ही लेफ्ट द स्पेसेस फॉर द अदर एलिमेंट्स। तो सबसे पहले सर केमिकल प्रॉपर्टीज भी यूज की थी। ऑफ नोबल गैसेस। देखो अगर मैं स्टेप वाइज चलूं तो सबसे पहले ये था कि अब स्टडी जो होगी वो सिस्टेमेटिक स्टडी हो गया था। सिस्टेमेटिक जो एलिमेंट जैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल में रख दिया, तो स्टडी ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, इजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया। सर कन्वीनियंट स्टडी ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर प्लेसिंग सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। भाई एक ग्रुप में करना है तो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी एक को देख के दूसरी प्रॉपर्टी डिसाइड करना। दूसरा पॉइंट बेटा ये हो गया कि उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी के बेस पे अरेंज करते जा रहे थे। एटॉमिक मास तो एक पॉइंट था, लेकिन मेन पॉइंट था एटॉमिक, जैसे कोई प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंज आया तो यहाँ यहाँ यहाँ, तो उसका नई चीज जो थी उनका प्रिडिक्शन ऑफ, ये सबसे बड़ी बात थी बेटा, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। न्यू एलिमेंट्स। एक बोरोन का। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे उन्होंने बोरोन की स्टडी की, बोरोन प्रॉपर्टी की है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं, अब रिसेंट वाली पीरियोडिक टेबल थोड़ा यूज कर लेते हैं अपने, इसीलिए पहले मैंने आपको याद करवाई थी कि आपने अभी वाली प्रॉपर्टी देखी होगी, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, कुछ बच्चों ने याद भी किया। जैसे जैसे आप करते हो इधर लिथियम है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो ये सब है ना, और इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसे चलते गए थे। तो उन्होंने देखा था कि बोरोन, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद यहाँ कोई एलिमेंट की नहीं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई इस प्रॉपर्टी वाला एक एलिमेंट होना चाहिए यहाँ, लेकिन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। आगे वाली प्रॉपर्टी वाला मिल रहा है, पीछे वाली प्रॉपर्टी वाला मिल रहा है, लेकिन यहाँ वाली प्रॉपर्टी वाला नहीं मिल रहा, जो एल्यूमिनियम के आगे वाली प्रॉपर्टी, इतने चेंजेस में इस प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट आना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने देखा कि भी सिलिकॉन की ये प्रॉपर्टी है, तो इसमें चेंजेस, मतलब रिदम ढूंढा उन्होंने, इसमें चेंजेस होकर के इस प्रॉपर्टी वाला एक एलिमेंट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ आएगा तो जरूर, ये एक बड़ी बात थी। ऐसे ही देखो यहाँ पर आगे चल करके जब हम फोर्थ पीरियड के अंदर बात करते हैं, जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में यहाँ जाते हैं, तो यहाँ भी एक एलिमेंट आता है।
तो इन्होंने जो हमारी संस्कृत होती है, संस्कृत में जो आगे वाला जो होता है स्टेप उसको इक्का बोलते हैं। अब रशियन में भी उस चीज को अगला जो आता है उसको इक्का बोलते हैं। तो इन्होंने इन एलिमेंट को नाम उस टाइम बोला कि भाई इनको ना कोई एलिमेंट प्रिडिक्ट होंगे, आएंगे आने वाले टाइम में, और इनको आप रख दो ऐसे। जैसे बोरोन के जो आगे आएगा उसको क्या नाम दिया उसने, इक्का बोरोन। एल्यूमिनियम के आगे कोई आएगा, कहते हैं कि आगे ना फ्यूचर में ऐसे हम डिस्कवर कर पाएंगे, अभी प्रॉपर्टी के बेस पे जगह खाली लग रही है, तो यहाँ एलिमेंट कोई आएगा, इसको इक्का एल्यूमिनियम बोला गया। ऐसे सिलिकॉन के आगे जो बोला गया उसको इक्का सिलिकॉन सिलिकॉन बोला गया, सिलिकॉन इक्का सिलिकॉन। तो बाद में वो बात बिल्कुल सही निकली। बाद में जो इक्का बोरोन था वो निकला स्कैंडियम, आज जो है वो स्कैंडियम। और इक्का एल्यूमिनियम आज भी क्या है, गैलियम ये है। और इक्का सिलिकॉन आज जर्मेनियम है। तो ये जो बात थी ना, ये बहुत बड़ी बात थी, ये कि भाई किसी चीज को प्रिडिक्ट करना। इसका मतलब उसने नेचर में ढूंढ लिया था कि प्रॉपर्टी के बेस पर एलिमेंट नेचर में कैसे एग्जिस्ट हुए। जर्मेनियम जो आज हम देखते हैं वो जीई है, सिंबल ध्यान से देख लेना, जर्मेनियम का जीई, गैलियम का GA। तो ये एक जो था बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनका, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट इक्का बोरोन क्या होगा, रिपीट कर दो बेटा, इक्का बोरोन कौन सा है, स्कैंडियम में इक्का बोरोन स्कैंडियम। दूसरा क्या है उनका, एल्यूमिनियम गैलियम जो गैलियम है। तीसरा है जर्मेनियम। तो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट ये एक अचीवमेंट था, बड़ा अचीवमेंट था। यस सर। आगे जाओ बेटा, फिर आगे बताता जाऊं। सर सर उन्होंने जो सब ग्रुप्स बनाए थे वो किस बेसिस पे बनाए थे? उनके सब ग्रुप जो थे ना, कि वो भी थोड़ा प्रॉपर्टी में जैसे चेंजेस था। जैसे मान लो फार्मूले के हिसाब से फार्मूला BeO का भी वही आ रहा है और ZnO का भी वही आ रहा है। बेरिलियम ऑक्साइड का फार्मूला भी BeO है, वैलेंसी के बेस पर था ना वो, और Zn का भी है। लेकिन BeO और ZnO की प्रॉपर्टी सेम नहीं है सपोज। तो उसने कहा कि भाई वैलेंसी के हिसाब से तो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। इसका मतलब इस वाले ऑक्साइड के फार्मूले वाली दो ग्रुप होंगे, सब ग्रुप होगा, एक A होगा एक B होगा। वैलेंसी फार्मूला सेम, क्योंकि वैलेंसी बेस्ड थी ना पीरियोडिक टेबल, लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट, तो उन्होंने A और B ग्रुप बना दिया उसको। ओके सर उस टाइम पे सर नोबेल गैसेस आ गई थी क्या? ये नहीं, उस टाइम पे नहीं था, अभी तक नोबेल गैसेस उस टाइम पे नहीं था। और खास बात, मजेदार बात ये थी कि जब नोबेल गैसेस आई तो इसकी पीरियोडिक टेबल को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इनको, क्योंकि रिएक्शन तो करते नहीं है, वैलेंसी तो 0 है, किसी के साथ रिएक्शन जनरली उनके कंपाउंड नहीं होते ना, तो कहते 0 ग्रुप में डाल दो, तो विदाउट अफेक्टिंग। ये भी तो एक बड़ा अचीवमेंट हो गया ना इनका, कि आगे नोबेल गैसेस भाई कहीं ना कहीं उसका कंपाउंड ही नहीं था, तो वो कैसे रखते उसको। और जब बाद में आया तो तब भी वो सही थे, कहते कि इसकी वैलेंसी नहीं है, इसको बाहर 0 ग्रुप में करो लास्ट में। चले बेटा आगे लिखें। यस सर। यस सर। अब देखो, एक अचीवमेंट प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट था। एक अचीवमेंट क्या था, उन्होंने ना वैसे तो क्या है, खुद ही, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पर बेस्ड स्टडी कर रहे थे। एटॉमिक मास तो पिछले साइंटिस्ट के बेस पर उन्होंने ले लिया था, लेकिन स्टडी किस पर बेस्ड थी उनकी, प्रॉपर्टी पर बेस्ड थी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो उन्होंने क्या किया, खुद ही किसी एलिमेंट को, चाहे उनका एटॉमिक मास थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बिफोर ए एलिमेंट रख दिया एटॉमिक मास, सीक्वेंस को, एटॉमिक मास को इन्वर्ट कर दिया। क्यों? सिमिलर प्रॉपर्टी के कारण। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मतलब कुछ प्रॉपर्टी में, ये तो ड्रॉबैक होगा ना। हाँ, ड्रॉबैक में भी दे सकते हैं, बट ये भी दे सकते हैं कि भाई अगर एटॉमिक मासेस से देखोगे तो ड्रॉबैक दिखेगा ना, और लेकिन प्रॉपर्टीज के बेस पर देखोगे तो सही लगेगा। तो अब इस हिसाब से उन्होंने क्या किया था, कुछ के इसको बोल सकते हैं करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस इसको तो ड्रॉबैक होना चाहिए। सम एलिमेंट,
करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट। जैसे उन्होंने क्या किया कि मान लो उन्होंने कहा कि भाई प्रॉपर्टी के बेस पे जो है वो बोरोन बाद में आना चाहिए, बेरिलियम पहले आना चाहिए, बेरिलियम पहले आना चाहिए, बोरोन बाद में आना चाहिए प्रॉपर्टी के बेस पे। तो इस हिसाब से इसका एटॉमिक मास भी सही होना चाहिए, तो बोरोन का एटॉमिक मास करेक्ट किया गया था। पहले बेरिलियम से बोरोन का ज्यादा बताते थे, बाद में उसने करेक्शन किया था बोरोन का एटॉमिक मास कि भाई अब जो हम लेते हैं ना ये इसका 11 और बेरिलियम का जो लेते हैं 9, तो ये करेक्शन किया गया था। ये करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास प्रॉपर्टी के बेस पर था, तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस हो गया, सिस्टमेटिक स्टडी हो गई। और क्या चीज कर सकते थे, देखो अचीवमेंट के अंदर और प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैसेस, वो तो मतलब अपने आप ही हो गया था, उन्होंने उसके लिए उनको आइडिया नहीं था। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है, अल्टीमेटली उनकी प्रॉपर्टी जो है आप देना चाहो तो आप दे सकते हो कि भाई इवन उस टाइम पे नोबल गैसेस नहीं था, है ना, और बाद में जब नोबल गैसेस आ भी गया तो नोबल गैसेस जो हीलियम नियोन आर्गन है इनको, क्योंकि ये किसका इसका वैलेंसी तो होता नहीं और कंसंट्रेशन बहुत कम होते हैं, तो गैसेस जब डिस्कवर हुई तो इनको कहाँ प्लेस किया गया, विदाउट डिस्टर्बिंग, ये भी कह सकते हो ना, प्लेसिंग ऑफ नोबल गैसेस, प्लेसिंग ऑफ नोबल गैसेस इन पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द इनके लिए सर अलग ग्रुप बनाया गया था। फिर 0 ग्रुप कर दिया ना, जो अब हम 18th ग्रुप बोलते हैं आजकल, विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टेंस एग्जिस्टिंग ऑर्डर। क्यों ऐसा हुआ, ड्यू टू 0 वैलेंसी। अगर वो वैलेंसी पे काम नहीं करता तो ये नहीं हो पाता ना ये काम, अगर उनका वर्क वैलेंसी बेस्ड नहीं होता तो ये काम फिर नहीं हो पाता। तो बेटा रिपीट कर दो एक बार, मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल से रिपीट कर दो। सबसे पहले मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल में मेंडेलिक लॉ, पीरियोडिक लॉ क्या बोलोगे, मेंडेलिक पीरियोडिक लॉ? The physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. Physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. उसके बाद क्या आएगा, फिर आपकी पीरियोडिक टेबल आएगी। पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजेंटल रोज आएंगी। पीरियोडिक टेबल का स्पेशलिटी रिपीट कर दो बेटा, क्या क्या स्पेशलिटी था? Based on valency of Sir, based on valency of element. हाँ, 63 elements and their hybrids and oxides. हाँ, even it contain not only element but their oxide and hydride, और there are 63 elements। और फिर अगर हम आ जाएं कि उसका जो मेरिट्स क्या थे, तो मेरिट्स में देखो पॉइंट क्या क्या बता सकते हो आप? अचीवमेंट्स और मेरिट्स। Sir, convenient study of elements after सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा सबसे स्पेशल पॉइंट, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, डिस्कवर्ड एलिमेंट। हाँ। थर्ड, correction of atomic masses of some element. हाँ, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। और फोर्थ, Placing of noble gas in periodic table without placing disturbing of the noble gas in existing of. periodic table without disturbing the. तो अब क्या, फिर लास्ट में इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिटेशन आ जाएंगी बेटा। हाँ, तो लिमिटेशन या ड्रॉबैक। हाँ सर, ड्यू टू के आगे क्या लिखा है वो? एग्जिस्टिंग ऑर्डर ड्यू टू 0 वैलेंसी। ये वैलेंसी नहीं है ना, ये बनाती नहीं ना बॉन्ड किसी के साथ, वो हाइड्राइड या ऑक्साइड। क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर। इसको अच्छे से याद करना है, और जो आपके एनटीएससी के क्वेश्चन है वो भी करने हैं, जो डाउट है वो मेरे नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछने हैं आपने। फिर आगे वाला पार्ट, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट पार्ट। तब तक, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ इवनिंग सर। सर 13th को है ना सर एनटीएससी, तो
हाँ बेटा, तो सर हमारा तो ये कोर्स हो जाएगा सर? कितना बाकी है अभी इसमें? सर अभी तो कार्बन कंपाउंड पूरा बचा हुआ है। सर एक चैप्टर भी बाकी है पूरा कार्बन वाला। कार्बन वाला ये तो अपना चैप्टर जो होगा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ये वाला तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर क्लासेस आ गई तो कार्बन करवा देंगे। आप उनको बोलो ना जो आपके वो है ना एकेडमिक एकेडमिक जो है उनसे बात करो इस बारे में ना, पीरियड ज्यादा आएंगे तो मैं ज्यादा करवा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके सर वैसे ओके जाते हैं सर कार्बन कंपाउंड से? है बेटा। एनटीएससी में सर कितने क्वेश्चन आते हैं सर कार्बन कंपाउंड से? अगर कंपाउंड मिलेगा तो उसमें देखो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो रहेगा ही, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, ऑर्गेनिक वाला है वो, एक दो क्वेश्चन मिलेगा। सर नोमेनक्लेचर ही आता है मेन तो सर मेन से नोमेनक्लेचर ही आती है उसमें, लास्ट ईयर भी हाँ, आई थी। ज्यादातर एक आधा क्वेश्चन जो नेमिंग पे पूछेगा वो आपसे। मतलब आप सर एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवा देना सर, थोड़ा बहुत जो आ सकता है ना। ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा, जो मेरे को मेरा क्लास आया तो मैं करवा दूंगा, है ना। ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। ओके सर, गुड इवनिंग। बाय बाय बाय, गुड इवनिंग।